और ये मैटर बहुत सीरियस है क्योंकि इसमें जो करंट पार्टी का एमएलए है, जो वो भूतपूर्व एमएलए जिनको भी लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है क्या, और उसके ऊपर उन्होंने मतलब वो आजीवन कारावास की सजा में उनको वो बेल पे है 8 साल से, और गोंडल में परमिशन नहीं है तो भी वो घूम रहे हैं, और टिकट भी दावेदार नहीं होते हुए भी उनके पत्नी को टिकट दिला दिया, और सब दादागिरी चल रही है 35-40 साल से, है ना। लेकिन मेरे को तो कोई राजनीति करनी नहीं है बहन, तो मैं तो उधर पाव भाजी बेचता था, तो ये बात सुनता था, तो मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं, और मेरे को इनसे लेना देना भी क्या है। सीसीटीवी में सब चीज उसमें है, दैट इज द ट्रिगर पॉइंट। उसको आप निकालो ना बाहर, सब पता चल जाएगा उसमें सब चीज है उसमें। इतने 2 महीने से मतलब ये कह के मेरा गला थक गया है, सब लोग सीसीटीवी मांग रहे थे, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सच्चे हैं तो क्यों नहीं बता रहे हैं उसको, क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि उसमें सब कुछ उनके कारनामे पता चल जाएगा। उनके कारनामा वो बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं। पुलिस खाली 3 मिनट का बता रही है, वो एडिट किया हुआ बता रही है, वो क्लियर नहीं बता रही है। ऐसी की आवाज सुनी, ए इधर आओ, क्या हो रहा है? तो लड़के को बुलाया तब लड़का गया और लड़के को अंदर लिया तब मैं गया। अंदर लिया तो फिर कुर्सी पे बिठाने का नाटक करके और मारने का चालू हो गया। गणेश चालीसा ने ऑर्डर दे दिया, आलो चालू थी जाओ, और तो फिर वो मारने पीटने लगे यार। फिर मैं तो हाथ जोड़ने लग गया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया यार, मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दिया तो आप मेरे को सजा दे दो यार, ये मेरा बच्चा है, आप क्यों इस तरह से मारे हो? अकेला है यार, आप तुम तो 15-20 लोग हो, मार ही डालोगे इसको। पीआई गोसाई का उसी टाइम उस डेट सेकेंड ही उसका फोन आता है कि मेरे हस्बैंड के पास में आता है कि आप है ना बॉडी मोर्चरी में देखने आ जाओ। तो मैं, मेरे जिया जी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों फटाफट वहाँ के लिए भागे। चप्पल भी नहीं पहने, कुछ पता ही नहीं, हम लोग फटाफट गोंडल से भागे। तो मैंने एकदम से वो कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसे, और मोर्चरी में से वो ऐसे निकाल के, और वो मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं एकदम ब्लर हो गया। और मैं ऐसे ही मैंने देखा, मैंने बाल देखे, मैंने कहा ये तो राज ही है। देखो, गोंडल पुलिस से, वहाँ की पुलिस से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो इतना सा भी, इवन कल को अगर हमें गोंडल जाना और हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा के लिए, तो भी हम गोंडल पुलिस पे विश्वास नहीं कर सकते। पावर का इस्तेमाल तो वो कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है वो, और उससे जो हो पाएगा वो करेगा, आगे भी करेगा। लेकिन एक बात है कि मुझे पूरा विश्वास है सत्यमेव जयते पे, बिल्कुल मेरे भाई, मेरे पापा सच्चे हैं, और उनके साथ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। उसको कोई अधिकार नहीं बनता है, वो उसको किसने अधिकार दिया वो मेरे भाई को मारे, मेरे पापा को 2 थप्पड़ मारे? किस हिसाब से? गोंडल की भूमिका नहीं है तो वो चीज बाहर दिखा दो ना भाई, वो चीज उनके घर का डीवीआर पूरा दिखाओ ना, पूरी नाइट का दिखाओ ना। कभी हम तो इतने सच्चे हैं, देख लो पूरा हमारे रात में क्या क्या हुआ, तुम लोग कैसे आए, तुमको कैसे बिठाया, वापस कैसे गए, सब दिखा दो ना, सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली दूध का दूध पानी का पानी ही होगा, और उनको पता है कि ये सारी चीजें हमारी, उनकी तरफ से गलती हुई है। इवन जब पीआई गोसाई घर पे आए थे तब मैंने उनको पूछा था सामने कि आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा क्या, बंगलो वाला? तो उन्होंने मेरे सामने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने कहा उसमें मारपीट हुई? तो बोले मारपीट दोनों साइड से हुई। मैंने कहा मेरे भाई ने प्रतिकार किया ही होगा, आप मुझे ये बताओ कि पहले किसने स्टार्ट किया? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये समझ लीजिए कि गणेश गोंडल की तरफ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्लियरली ये मुझे बताई ये बातें। विवेन ऐसा है कि गोंडल जाने का, देखो ऐसी हालत में जैसे मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे सामने मारपीट की, न्याय के लिए मैं इतना भटक रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मेरे को क्या लेना गोंडल जाकर? इतने हथियारों के बीच में क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, और सुरक्षा का क्या है? નમસ્કાર, હું છું ગોપી ઘાંગર અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। ગોંડલને મિર્ઝાપુર કેમ કહેવામાં આવી રહ્યું છે તેની પાછળનું કારણ પણ ગોંડલમાં રહેતા એ લોકો જ છે, જે લોકોએ મહારાજા ભગવતસિંહજીના ગોંડલને મિર્ઝાપુર બનાવ્યું છે। અમે વાત કરી રહ્યા છે ગણેશ ગોંડલની, કારણ કે આજે અમારી સાથે જોડાયા છે રાજકુમાર જાટના પિતા
અને તેમના નાના બહેન એ બંને સાથે આપણે ચર્ચા કરીશું. પરંતુ સૌથી પહેલા આપને એ પણ જણાવી દઉં કે આજે ડીજીપી વિકાસ સહાય પાસે આ બંને જણા પહોંચ્યા હતા. આ રિપોર્ટ, આ પિટિશન, આ જે એપ્લિકેશન છે તે ડીજીપી વિકાસ સહાયને આપવામાં આવી છે. અહીંયા આગળ ઇન્વર્ટની સહી કરવામાં આવી છે અને તેમની ઓફિસે આ અરજી આપવામાં આવી છે, કારણ કે હજી સુધી આખા મામલામાં એફઆઈઆર સુદ્ધા નથી થઈ. આપણી સાથે राजकुमार जाट ना पिता रतनलाल जाट जोड़ाया है, તેમની સાથે આપણે चर्चा करीशू. रतनलाल जी, ये बताइए, आज आप डीजीपी के पास पहुंचे थे, क्या गुहार के साथ पहुंचे हुए थे आप? इसी मतलब मेरे बच्चे की हत्या 2 महीने पहले हो गई और पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल था छुपाने में, और वो हत्यारों का साथ देने में पुलिस का बहुत बड़ा रोल था. और इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के ऊपर. जैसे इतने दिन हो गए, इतने लोग मतलब सब कह रहे हैं कि भाई मैं भी कह रहा हूँ, न्याय के लिए आवाज उठा रहा हूँ, इसके लिए जांच की जाए, पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध हो रही है. तो मैंने सोचा कि भाई डीजीपी साहब को भी मतलब ये चीज पता है कि नहीं है, देखे वो उन लोगों ने क्या किया, तो उनको भी ये सब मैटर मैंने सोचा मैं बताऊं उनको. वो सबसे जो पूरे स्टेट के जो सबसे बड़े हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो फिर उनको मैंने ये बताने के लिए सब मतलब ये ज्ञापन देने के लिए आया उनके पास, और ज्ञापन दिया भी. लेकिन वो विकास साई जो डीजीपी है वो उस समय नहीं थे, तो वो उनकी जगह वो ऑफिसर इन इंचार्ज मतलब वो थे, क्या नाम था उनका, वसावा साहब, वसावा सर को उनको मैंने ये सब दिया विज्ञापन, ये विज्ञप्ति देखिए, ज्ञापन दे करके और रिसीव करवा के बोले कि भाई वो है नहीं विकास साहब, वरना अभी आपसे बात करते, लेकिन अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं. ऐसा क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? उम्मीद तो मेरे को न्याय की बहुत है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा नाम है. पुराने जमाने से भी भारतवर्ष को मतलब भारतवर्ष का मतलब सत्यमेव जयते, मतलब यहाँ पे सत्य की ही विजय होती है. तो इसी उम्मीद से ही तो मैं खड़ा हूँ कि भाई इतना बड़ा प्रजातंत्र है और न्याय मेरे को बिल्कुल मिलेगा, इसी उम्मीद में हूँ. लेकिन अभी जो परिस्थिति चल रही है, इतने 2 महीने हो गए, इतनी आवाज मैंने उठाई है, मतलब लोगों ने मेरा साथ दिया है, संसद तक आवाज उठी है, 3 बार संसद में उठी है और 5 बार राजस्थान असेंबली में भी उठी है. गुजरात असेंबली में भी सबसे पहले जो अमित भाई हैं चावड़ा जी, उन्होंने उठाई है ये चीज को. तो इतनी सारी, और ये मैटर बहुत सीरियस है, क्योंकि इसमें जो करंट पार्टी का एमएलए है, जो वो भूतपूर्व एमएलए जिनको भी लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है क्या, और उसके ऊपर उन्होंने मतलब वो आजीवन कारावास की सजा में उनको वो बेल पे है 8 साल से, और गोंडल में परमिशन नहीं है तो भी वो घूम रहे हैं, और टिकट भी दावेदार नहीं होते हुए भी उनके पत्नी को टिकट दिला दिया, और सब दादागिरी चल रही है 35-40 साल से, है ना. लेकिन मेरे को तो कोई राजनीति करनी नहीं है बहन, तो मैं तो उधर पाव भाजी बेचता था, तो ये बात सुनता था, तो मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं, और मेरे को इनसे लेना देना भी क्या है. लेकिन जब मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे बच्चे को साथ जैसे रोड पे जा रहे हैं बुला करके, और बच्चे ने निर्दयता से कोई जवाब उन्होंने पूछा तो दिया, तो वो चीज उनको ऐसा लग गया कि हमारे घर में आकर इतनी ऊंची आवाज में कैसे ये बोल गया, और उसने तो जवाब ही दिया. और जो भी चीजें उनके सीसीटीवी में है, सीसीटीवी में सब चीज उसमें है, दैट इज द ट्रिगर पॉइंट. उसको आप निकालो ना बाहर, सब पता चल जाएगा उसमें सब चीज है उसमें. इतने 2 महीने से मतलब ये कह मेरा गला थक गया है. सब लोग सीसीटीवी मांग रहे थे, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सच्चे हैं तो क्यों नहीं बता रहे हैं उसको, क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि उसमें सब कुछ उनके कारनामे पता चल जाएगा. उनके कारनामा वो बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं. पुलिस खाली 3 मिनट का बता रही है, वो एडिट किया हुआ बता रही है, वो क्लियर नहीं बता रही है. वो आधे घंटे का 1 घंटे का पूरा दो ना, 10:30 से 11:30 के बीच का, क्या उसमें उनके पैसे लग रहे हैं ज्यादा? नहीं, सीसीटीवी दिखाने में ज्यादा क्या लग रहा है उनका? दिखाओ ना वो पूरा, उनको सब पता चल जाएगा, पूरी दुनिया देख लेगी. और उस रात हुआ क्या था, मैं विस्तार से समझना चाहती हूँ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस तो दे नहीं रही है. पुलिस ने जो टुकड़ा दिया है उसमें तो राजकुमार जाट बहुत शांति से बैठा हुआ दिख रहा है. वो भी क्लियर नहीं है, वो एडिट किया हुआ है, वो अपनी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिया है. वो ये साबित करना चाह रहे थे कि देखो हमने जैसे आए हैं बाप बेटे तो यहाँ आए हैं, मारपीट भी इन्होंने की, लेकिन इन्होंने शराफत दिखाई कि हमने देखो बिठा रखा है. अब वो उड़ के आए हैं, ये उड़ के वापस चले गए, ये नहीं दिखा रहे ना. बिठा रखे तो इसका मतलब गए कैसे वापस, वो भी तो दिखाओ ना. सवाल पूरा देश ये जानना चाहता है कि भाई इन्होंने मारपीट की और बच्चा वहां से बाहर कैसे निकला. अच्छा, क्या हुआ था वहां पे, क्या हुआ? यही बाइक पे जा रहे थे, इनके यहाँ वो है जंप, तो वहां में उतर गया,
क्या आगे पीछे होने के लिए खड़े थे, इतने में इन्होंने बुला लिया लड़के को, ए इधर आओ, ऐसा बोले थे लड़के को, कुछ गाली भी बोली थी इन्होंने, तब तो लड़का उधर गया है। लड़के को कुछ उल्टा सीधा बोला, लड़के ने कहा कि ये रोड पे जा रहे हैं, ये आपका क्या है इधर, और आपका क्या लिया है क्या, तो ऐसा बोला तो उसको अंदर ले लिया और फिर वो लोग उसको चारों ओर घेर लिया, मतलब अंदर लिया। तब मैं भी गया, मतलब भाई को, मैंने कहा भाई बच्चे को अंदर क्यों लिया, भाई रात का टाइम था, वो तो बिजी रोड है, उस पर किसी को ये क्या बोले ये पता नहीं चलता है। क्या अभी आप एक फैन चल रहा है, उधर से कोई बोलेगा तो आप क्लियर नहीं सुन पाओगे क्या, ऐसे ही उधर हुआ। तो ये मैं देख रहा था और उन्होंने बुलाया, वो आवाज मैंने भी सुनी, ऐसी की आवाज सुनी, ए इधर आओ क्या हो रहा है, तो लड़के को बुलाया तब लड़का गया और लड़के को अंदर लिया तब मैं गया। अंदर लिया तो फिर कुर्सी पे बिठाने का नाटक करके और मारने का चालू हो गया। गणेश चालीसा ने ऑर्डर दे दिया, आलो चालू थी जाओ, और तो फिर वो मारने पीटने लगे यार। फिर मैं तो हाथ जोड़ने लग गया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया यार, मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दिया तो आप मेरे को सजा दे दो यार, ये मेरा बच्चा है, आप क्यों इस तरह से मारे हो, अकेला है यार आप, तुम तो 15-20 लोग हो, मार ही डालोगे इसको। लेकिन बड़ी मुश्किल से मतलब वो मेरे को भी 1-2 झापट मारे, फिर बोले कि जा तेरे को। तो वो सीसीटीवी में क्यों, जब वो ये मार रहे वो कहाँ गया सीसीटीवी, जब वो मैं बाहर निकला वापस बाइक के पास, फिर वो लड़के को उठा के लेके आए, 7-8-10 लोग उसको लड़के को उठा के लेके आ रहे हैं क्या, और मेरे बाइक के पास खड़ा किया, फिर मेरे बाइक पे बैठने के लिए कहा, फिर वो बैठा। ये सब फुटेज कहाँ गए। और फिर वहां से मैं निकल के घर आया तो मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा था ये सीसीटीवी बताओ ना, पूरे रास्ते का जो सब पता चल जाएगा, कि मेरी कॉन्स्पिरेसी में सब पता चल जाएगा कि मेरी रेकी किन्होंने की है। हम लोगों की रेकी करके बच्चे का स्टडी रूम देख लिया है, और रात को इस डर से गणेश जाडेजा ने उठा लिया कि यार ये तो बच्चा इतना हिम्मत वाला है, अपन 15-20 लोग भी इस पे टूट पड़ रहे हैं तो भी इसने प्रतिकार किया, ये डरा बिल्कुल नहीं है। वो तो सुबह ये तो कंप्लेन कर देगा, और कंप्लेन कर देगा तो 0 FIR शायद राजस्थान जाकर भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो मैं तो सीधा जेल में चला जाऊंगा। और ये सोच के उसने रात को उठा लिया बच्चे को। ये बस यही कारण दिख रहा है, बाकी तो क्या, हम तो मार खा के भी घर सो गए भाई। इन्होंने कूटा मारा पीटा कहा तो भी मैंने बच्चे को कहा भी सो जाओ, अपना प्रदेश है, इधर कोई नहीं है, फिर भी रात को षड्यंत्र पूर्वक बच्चे को उठा लिया। अब इन्हें किस तरह से उठाया, मतलब क्या कॉन्स्पिरेसी करी, क्या मतलब उसको फोन करके बुलाया, तो मकान वाली को इसमें मिलाया है, तो ये अब जांच का विषय हो गया ना। अब सीसीटीवी फुटेज में सब देखो, इसकी जांच हो तभी पता चलेगा। बिल्कुल, इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। हमारे साथ राजकुमार की बहन भी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटना हुई है, और जब ये पूरी घटना हुई तो अब आप गोंडल में आप गोंडल गई उसके बाद? नहीं, मैं लास्ट हम लोग राज की बॉडी लेके आए थे, बस वही लास्ट में वहाँ थी। और हमें पता चला था जैसे 3 तारीख को रात 2 तारीख को रात को इंसिडेंट हुआ था। पापा 11:30 बजे आए थे तो रात को कॉल किया नहीं, और हमेशा सुबह मम्मी फ़ोन कर देती है सुबह 8 बजे कि कैसी है क्या। उस दिन 3 तारीख को फ़ोन नहीं आया, तो मैंने 12 बजे के आसपास दिन में फ़ोन किया मम्मी को, तो मम्मी थोड़ा लो साउंड कर रहे थे, तो मैंने बोला क्या हुआ, बोले कि पापा से बात कर। मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें सारी घटना बताई। तो हमें लगा कि हम इतना नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि कोई मेरे भाई को उठा के ले जाएगा या उसका मर्डर कर देगा। हमने तो बिल्कुल कि क्या पता कि लड़ाई झगड़ा हो गया हो था, तो गुस्सा हो गया हो, नाराज़ हो गया हो, या फिर वो यहाँ आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। हम लोग वेट किया, लेकिन फिर कुछ नहीं पता चला। तब फिर पापा FIR कराने गए, फिर हम यहाँ से भी निकले, तो मैं मेरी बड़ी बहन और मेरी जिया जी, हम सब वहाँ पे गए, और फिर ये सब चीज़ें हुई, हमें पता चला। आपने लाश को देखा तो कैसा लगा, क्योंकि उस वक्त तो हालत बहुत खराब? जैसे 8 तारीख की बात है, पापा की SP साहब से बात हुई, बोला कि सब ठीक है, जीवित है, सुरक्षित है आपका बेटा, आप चिंता मत कीजिए, और उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है। तो हमें लगा कोई बात नहीं, जीवित है। पापा ने बोला भी, ये रिकॉर्डिंग में भी है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा जीवित है, आप मुझे सौंप दीजिए, जो भी है वो मैं जिम्मेदारी लूँगा, आप मेरे को सौंप दीजिए। तो और 8 तारीख को फिर शाम को हमें 8:30-9 बजे के आसपास जो राजू भाई सखिया है वो घर पे आते हैं, और
वो मतलब अलग से मेरे को बिठा के और मुझे बताते हैं, पापा को भी नहीं बताया था उस टाइम तक कि ऐसी ऐसी बॉडी मिली है ना, ऐसी कोई बॉडी आई है राजकोट मोर्चरी में। तो मैंने क्या, पीआई गोसाई साहब ने मुझे नंबर दिया था कि कोई भी समस्या हो फ़ोन कर देना, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि ऐसे मैंने सुना कि राजकोट मोर्चरी में बॉडी आई है, आप पता करो एक बार। तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता चला? अरे मैंने कहा कि मुझे पता चला, आप तो पता करो। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पता करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बॉडी नहीं आई है। फिर मैं रात को 1 बजे, मेरे को नींद नहीं आती, घबराहट होती, तो मैं वापस से उनको फ़ोन किया, पीए गोसाई को। मैंने उनको पूछा कि आप एक बार फिर पता करो, पक्का ना ऐसा कुछ भी नहीं है? तो उन्होंने मुझे बोला कि 12 बजे की शिफ्ट तक जो वहाँ पे कर्मचारी था, मेरी उससे बात हुई और उसने बताया कि कोई बॉडी नहीं आई है। ठीक है? तो उन्होंने मेरे को अश्योर किया, तो मैं थोड़ा, मेरे को लगा कि ठीक है मिल जाएगा, सुरक्षित है। जब नेक्स्ट डे पापा सुबह निकले अहमदाबाद के लिए, हैबियस कॉर्पस के लिए, तो पीछे से पीआई गोसाई जो है वो घर पे आते हैं। वो बताते हैं कि आपके पापा हाई कोर्ट गए शायद, तो एसपी साहब नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा कि शायद नहीं, वो कंफर्मली हाई कोर्ट ही गए हैं। मैंने कहा आज 7वां दिन हो गया है, 6 दिन से राज गायब है, आप कुछ बताओगे नहीं तो वो जाएंगे ही? आप कुछ नहीं बताओगे तो जाना पड़ेगा, क्या करेंगे? हमको पागल थोड़ी हैं, आप हमें बताओगे राज है। और मैंने कहा आज तो संडे है, 9 तारीख को संडे था, मैंने कहा आज संडे है, आज तो कोर्ट भी बंद है, तो आज कुछ हो भी नहीं सकता। कल सुबह तक आपके पास में टाइम है, कोर्ट खुलने से पहले तक आपको जो भी पता है वो बता दो, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो बोले कि ठीक है। फिर वो वहाँ से चले गए। फिर उस दिन मैं बहुत ऐसा हो रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, बीपी लो होने जैसा फील हो रहा था। तो मैंने इनको बोला आप मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को बीपी लो हो रहा है। बीपी चेक कराया, नॉर्मल आया। मैंने कहा ईसीजी कराओ, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। तो ईसीजी भी नॉर्मल आई। बोले कि तू ज़्यादा सोच रही है, नींबू पानी पी रहा है, और मेरे को घर लेके गए। तो मेरे को उस टाइम पे मैं बहुत रो रही थी कि मेरे को बहुत याद आ रही राज की। वो मेरे को है ना ऐसे खुली आंखों से वो राज मेरे को दिख गया और मेरे को बहुत रोना आया। मैंने कहा मुझे आज बहुत याद आ रही राज की, मेरे को उसके पास ले जाओ। उतने में फिर पीआई गोसाई का उसी टाइम, उस डेट सेकेंड ही उसका फ़ोन आता है कि मेरे हस्बैंड के पास में आता है कि आप है ना बॉडी मोर्चरी में देखने आ जाओ। तो मैं, मेरे जिया जी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों फटाफट वहाँ के लिए भागे। चप्पल भी नहीं पहने, कुछ पता ही नहीं, हम लोग फटाफट गोंडल से भागे। तो मैंने एकदम से वो कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसे, और मोर्चरी में से वो ऐसे निकाल के, और वो मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं एकदम ब्लर हो गया। वो मैं ऐसे ही मैंने देखा, मैंने बाल देखे, मैंने कहा ये तो राज ही है। मेरे को उसी टाइम पता चला था, 9 तारीख को शाम को। तब पापा अहमदाबाद थे, मम्मी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर और मेरा भांजा, वो तीनों गोंडल थे। मैं, मेरे जिया जी, मेरे हस्बैंड, हम तीनों राजकोट हॉस्पिटल में थे। मतलब हम बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। हमें कभी नहीं सोचा ऐसा भी कुछ सीन हमें देखने को मिलेगा। ऐसा वो 6 दिन तक भी मिसिंग था ना, 7वें दिन बॉडी मिली, तब भी ऐसा। बीच में भी हम ये सोच रहे थे अरे अपने साथ ऐसा थोड़ी होगा, ऐसी घटना अपने साथ क्यों होगी, अपन ने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। लेकिन सच में ये हमारे साथ हो सकता है, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। क्या लगा आपको पुलिस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया इस हादसे के बाद? उसके बाद क्या? देखो ये ना, जैसे 4 तारीख को बॉडी मोर्चरी में आ गई, और 4 तारीख को ही सुबह अर्किला न्यूज़पेपर के अंदर एक एड भी दिया हुआ था, और एसपी के अंडर ही आता है कुवाड़वा पुलिस स्टेशन भी और गोंडल पुलिस स्टेशन भी। और एसपी को नहीं पता है, ये तो बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट सेम एसपी, तो ये पता ही होना चाहिए। अच्छा, बीच में वो लोग बैनर्स पोस्टर्स बना के सब जगह लगा रहे थे। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्होंने सारे पुलिस थानों में भी भेजा होगा। बॉडी आई है तो उसकी फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली होगी, तो पता ही होगा। और ये पता नहीं होना, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो ये बोल रहे कि आपका बच्चा 6 महीने से डिप्रेस्ड है। अच्छा, उनको 6 महीने की डिटेल पता है,
उस इंसान से वो मिले नहीं, रात से वो कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, उसका डिप्रेशन उनको पता है, लेकिन उनको उनकी मोर्चरी में रखी हुई बॉडी नहीं पता। और 8 तारीख को जब मैं चला के फोन करके बोल रही हूँ कि ऐसी कोई बॉडी आई है, तब भी मना कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी से क्लियर हो जाता है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वरना क्या होता, मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मैं एसपी होती, मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मैं कहती ये बॉडी आई, आप देख लो, आपके लड़के की तो नहीं है, तुरंत रिपोर्ट लिखवाने आते तभी। तो ये तो उनका नहीं था रवैया, ये सब कुछ छुपाने की कोशिश है। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेरे पापा इतना बार बार उनके वहाँ जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, कुछ भी क्यों नहीं दे रहे हैं, फोन नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया नंबर, ये सब किस लिए, छुपाने के लिए। और इसकी छुपाने की भी बड़ी वजह है, क्योंकि गणेश जाडेजा पर पहले से केस चल रहा है, वो शर्त या जमानत पे है। उनको पता था कि अगर एफआईआर हो जाएगी, अगर हम गणेश जाडेजा के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे तो इसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी और इसको सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो उनके पास में वैलिड रीजन भी था एफआईआर नहीं करने का। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस के रवैये के बाद लगता है कि न्याय मिलेगा? देखो, गोंडल पुलिस से, वहाँ की पुलिस से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो इतना सा भी, इवन कल को अगर हमें गोंडल जाना और हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा के लिए, तो भी हम गोंडल पुलिस पे विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जो संडे को जो इंसिडेंट हुआ, वो प्रोटेक्शन कम और गणेश जाडेजा का बचाव ज़्यादा कर रही थी। ये वहाँ साफ दिख रहा है, झलक रहा है उनकी हरकतों से। तो बिल्कुल वहाँ की चीज़ों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल यही मान के चल रहे हैं, हमारी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, एटलीस्ट आखिरी घड़ी में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या चीज़ें फेस करी है, हम ये जानना चाहते हैं। लगता है कि न्याय मिलेगा? हाँ, बिल्कुल न्याय तो मिलेगा ही। भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं है, इस बात पे विश्वास है। और भारत की कानून व्यवस्था पे भी विश्वास है। टाइम जरूर लगेगा, लड़ाई लंबी है, लड़नी भी पड़ेगी, लेकिन न्याय मिलेगा, पूरा विश्वास है। क्योंकि विधायक का बेटा है, अब विधायक का बेटा होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसका जो पावर है उसका इस्तेमाल करके ये सारी चीजें करवाई जा रही है। बिल्कुल, पावर का इस्तेमाल तो वो कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है वो, और उससे जो हो पाएगा वो करेगा, आगे भी करेगा। लेकिन एक बात है कि मुझे पूरा विश्वास है सत्यमेव जयते पे। बिल्कुल मेरे भाई, मेरे पापा सच्चे हैं और उनके साथ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। उसको कोई अधिकार नहीं बनता है, वो उसको किसने अधिकार दिया वो मेरे भाई को मारे, मेरे पापा को 2 थप्पड़ मारे, किस हिसाब से? अगर मान लो कुछ भी गलती नहीं थी मेरे भाई की, और मान लो गलती थी, तो उसको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? उसके मेरे भाई के, मेरे पापा साथ में थे, वो बोलता, इतना समझदार होता तो यही बोलता, आप अपने बेटे को लेके जाओ, फालतू झगड़ा कर रहा है, ऐसा बोलते अगर गलती होती तो। लेकिन गलती नहीं थी, उसको भी मारा, पापा को भी मारा, किस अधिकार से मारा? आज अगर गणेश जाडेजा को कोई मारे, उसके पिता को उसके सामने थप्पड़ मारे, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मनोस्थिति क्या होगी? वो महसूस कर सकता है क्या? उसके अंदर दिल ही नहीं है, वो लोगों को कुछ नहीं समझता, वो खिलौना समझता है। बिल्कुल। रतनलाल जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है, न्याय के लिए आप भटक रहे हैं, बार बार गोंडल पुलिस को कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, पुलिस एफआईआर तक नहीं ले रही है, अब क्या? अब आगे मतलब और कर भी क्या सकता हूँ बहन? आप भी सोचो कि भाई, एक मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पाव भाजी बेचने वाला हूँ। जितना मेरे पास था कोशिश की मैंने, वो किया। हाई कोर्ट में मतलब मैंने अर्जी कर दी है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मतलब करके जाऊंगा, मतलब लेकिन वो ये डिले हो रहा है, ये बहुत बहुत गलत हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। वो मतलब जो भी इसमें सबूत है वो नष्ट करेंगे इसमें। और ये मेरे को सबसे बड़ा डर है, क्योंकि मेरे पक्ष में वहाँ गवाही देने की हिम्मत किसी की नहीं है, इतना डर वहाँ लोगों में घुसा हुआ है। और मेरे सिर्फ गवाह ये सीसीटीवी फुटेज ही है। और ये भी अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर मेरे पक्ष में क्या निकलेगा वहाँ पे?
कौन बोलेगा मेरे? वहां तो मतलब जो लोग हैं ना इतने डरे हुए हैं कि मतलब वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब वो मेरे पक्ष में कोई निर्जीव चीजें तो देखी नहीं। या तो सीसीटीवी फुटेज क्लियर मिल जाए तो वो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए सब में, है? तो मतलब मुझे यही डर है, न्याय तो मिलेगा, देखो भगवान के घर दे रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये जल्दी थोड़ा हो जाए, डिले नहीं हो तो क्या। बाकी बार बार लेकिन आप पुलिस के पास गए, पुलिस का जो रवैया था वो किस तरीके का था? बिल्कुल पुलिस का रवैया मेरे खिलाफ था। मतलब पहले तो वो बच्चे को छुपाने में लगे थे क्योंकि वो मिले हुए थे, और फिर बाद में वो अगर हैबियस कोर्स कर दिया तो वो अचानक हड़बड़ा के अब क्या करना, तो मेरे बच्ची और जवाई जी को ले जा करके खाली पेपरों पे साइन करवा के इन्होंने कहा कि भाई क्या करना है, उन्होंने कहा क्या करना, तो बोले कि हमारे जो भाई की है हत्या हुई है, इस तरह से कह करके इनसे साइन करवा लिए, और फिर उसके ऊपर झूठी एफआईआर रिपोर्ट लिख दी कि भाई ये तो एक्सीडेंट का केस बता रहे हैं। मतलब एक्सीडेंट, ये रात को पुलिस के सामने इनके फोन ही बंद कर दिए। तो इन्होंने जो साइन किए ना, साइन उन्होंने करवाई पुलिस ने, खाली कागजों पे साइन कर दो, और फिर उसको मतलब ये वो एक्सीडेंट की एफआईआर कर दी कुहाड़ा पुलिस वालों ने। फिर बाद में दूसरे दिन बताया गया, तो इन्होंने तो कहा कि भाई हमने तो वो इसकी हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी कि हमने तो, आपने कहा था तो हमने कहा था कि बच्चे का मर्डर हुआ है? तो इन्होंने जबरदस्ती वो एफआईआर वो कर दी। मतलब ये देख लो पुलिस की इतनी चल हो रही है, हर जगह पुलिस मिली हुई है, हर जगह। पहले तो उसको जलाने के लिए पुलिस ने मतलब मेरे को वहां से आउट ऑफ स्टेशन करने की सोची कि भाई ये लड़कन कहीं चला जाए, 8 दिन निकल जाए तो जला देंगे। जब मैं हैबियस कोर्स करने के लिए आ गया तो फिर सोचे कि अब लड़के को तो बताना ही पड़ेगा, तो मेरे को फोन नहीं करते हैं। जो एसपी साहब ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, वो जयदेव गोसाई ने फोन उठाना बंद कर दिया, इनको घर ले गए हैं, और इनको मतलब वो एक अपने कानून के हिसाब से रिलेटिव को भी बॉडी दे सकते हैं, तो उसका उन्होंने गलत फायदा उठाया, क्योंकि बच्चा मेरा है, परेशान मैं हो रहा हूँ, ढूंढ में रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई समाचार नहीं, क्या समाचार दिए ही नहीं। और फिर उनको पता चल गया कि अब क्या करें बच्चे का, अचानक कैसे इसको एक्सीडेंट में खपाएं, नहीं तो उपताल में तुरंतापुर तो उन्होंने 21 पंचनामा जो उस दिन ही होना चाहिए, वो 10 दिन बाद में ऐसा भी सुना कि भाई वो उन्होंने 10 तारीख को किया, जब बॉडी सुपुर्द की तब उन्होंने वो पंचनामा किया। अब 10 दिन बाद में उस पंचनामे में उस जगह जो बहुत बड़ा बीजी अहमदाबाद जो राजकोट हाईवे है, तरगड़िया ब्रिज है, उस 10 दिन के बाद में मतलब इतने दिन निकल जाए, 10 तारीख को ये घटना 4 तारीख की हुई, 6 दिन इतने वहां निकल गए, वहां क्या मिलेगा? तो वो इस तरह का वो डॉक्यूमेंट भी हमको कहाँ दिए? लेकिन वो तो पुलिस एक बस भी लेकर आए जिस बस ने एक्सीडेंट किया था, आरोपी को भी पकड़ लिया, ड्राइवर को भी पकड़ लिया पुलिस ने। अरे गोपी बहन, आप क्या बात कर रहे हो? आज का जमाना ऐसा है कि इतने सक्षम लोग तो मर्डर खुद करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ मर्डर हमने किया, इतने रुपए दे दो, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो ये तो संदिग्ध है। बस वाला तो पहले भी 2 बार ऐसे मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, लोगों के मुंह से सुना के पहले भी ऐसे केस में ये इसको खड़ा कर देते हैं, हो जाते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं एक्सीडेंट हुआ। अगर एक्सीडेंट इनकी बस से हुआ है तो वो उस समय का वो बताओ ना कि वो कितने लोग बैठे थे। एक्सीडेंट हुआ है, अगर छोटा सा किसी जानवर के साथ भी हो जाए तो भी वहां झटका लगता है, बस में सवारियों को पता चलता है, तो वो कौन कौन सी सवारियां बैठी थी उनका कहाँ जिक्र है? कुछ नहीं है। इन्होंने खाली फॉर्मेलिटी की है दिखाने के लिए, क्या कभी ये बता दो और केस खत्म। हर जगह पुलिस ने इनका बचाव किया, और फिर बाद में पुलिस ने यह सोचा कि भाई हम भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली इसमें मिल गए हैं, तो अब वो अपने बचाव के लिए भी इस चीज को मतलब ऐसा कर रही है कि भाई हम अभी जांच कर रहे हैं, अभी पता कर रहे हैं। मतलब इस तरह से वो डॉक्यूमेंट मांगने जाते तो ये बहाना निकाल देते। मैंने कहा कि भाई वो फर्स्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे को दो, वो इंक्वेस्ट पंचनामा जो आपने 4 तारीख को किया वो दो, लेकिन वो हम नहीं दे सकते अभी। और वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट है तो वो पूजा ने और वो जो हमने जो सुबह मिल करके मेरी लड़की ने, जमाई जी ने, वो रात को मतलब ये लिख के दिया कि इनका एक बार फोरेंसिक होना चाहिए, तो उस हिसाब से फोरेंसिक रिपोर्ट हुई। क्या बाकी वो भी कहाँ होती? वो तो इनके षड्यंत्र में ही चला जाता हो तो क्या। लेकिन वो फोरेंसिक रिपोर्ट में वो सब चीजें आ गई। कभी 42 इंजरी थी, जो हेमांग वसावड़ा है, जो सब बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है राजकोट से, उन्होंने देख के कहा कि 30 साल की जिंदगी में उन्होंने ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी कि ये कभी एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट केस में इतनी चोटें आ जाए ऐसा तो उनके 30 साल के रिकॉर्ड में नहीं देखा है। तो फिर एक्सीडेंट कहाँ है ये? है इसकी जांच करो तो सब पता चले। है कितना षड्यंत्र इसमें रचा हुआ है, हर जगह षड्यंत्र है। बच्चे को बहुत टॉर्चर करके सब जगह चलवाया गया है।
एक 3 तारीख को 6:30 बजे तक 60 किलोमीटर चला दिया बच्चे को। वो रामधाम आश्रम का शाम को 6:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो दूरी जहां बच्चे को घर से निकाला रात को 2 बजे, वो 60 किलोमीटर है। वहां से 60 किलोमीटर बेयरफुट मेरा लड़का घायल अवस्था में हो रहा है, दिख रहा है। वो इतना चल जाए, कहां से चलेगा? उसको तो चलाया गया है क्या? और 2 जगह तो लड़के के कपड़े खोल के किसी दूसरे लड़के को पहना रखे हैं, उसके डम्मी कैंडिडेट बनाया हुआ है उसके जैसा ही, और उसको चलाया गया है। वो दिख रहा है मेरे को साहब। अब इसकी जांच करो तो पता चले सब ये चीज। एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा भी आया जिसमें राजकुमार जाट जो है वो नंगा चलता हुआ चलता नहीं, चलाया गया है। कपड़े तो इन्होंने खोल लिए। अभी इनके अंडर कंट्रोल में बच्चा आ गया है। वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कपड़े भी खुला रहे हैं। कपड़े खुला लिए, फिर कपड़े तो इन्होंने ले लिए, फिर बोला कि चल लीजिए देर चल। अब इतने सारे लोगों के सामने वो क्या करे है? मतलब किस तरह से मजबूरी में लेके उसको चलाया, आप सोच सकते हो। उसकी मानसिक स्थिति आप देख सकते हो। उस समय कितना मजबूर रह के चला होगा वो, कितना मारा होगा, कितना टॉर्चर किया होगा, कितना उसको कहा होगा कि तेरे मार देंगे, मम्मी पापा को मार देंगे, ऐसा कर देंगे। किसी भी तरह मजबूर करके चलाया उसको। क्या यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा कर सकता है क्या? और उस जगह पहुंच सकता है क्या? 10th में वो बच्चा मेरिट में आया था है? और वो सैनिक स्कूल में उसको जो क्वालिफाई हुआ था 20 जनों में। मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद से, जोधपुर से मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वहां से उसका फिटनेस टेस्ट हुआ था। वो बहुत एकदम फिट आया था हर जगह। मतलब मेरा बच्चे की क्वालिफिकेशन आप देख लो। तो वो उस बच्चे को एसपी साहब कह रहे हैं कि ये तो मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। अरे मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई तो अगर उसकी थी ना, तो उसी सीसीटीवी फुटेज में 20 लोगों ने उसको मारा था ना, उस समय बिगड़ गई होगी, है ना? या फिर उसको घर से उठाया और मारा तब उसकी बिगड़ी होगी। जो भी हुआ उसकी जांच करो तब पता चलेगा। तुम ऐसे ही कह दोगे कि इसकी बिगड़ी हुई थी। मेरा बच्चा इतना सस्ता नहीं था। मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं न्याय के लिए कुछ भी कर लूँ। लेकिन ये बार बार ये कहा जा रहा है कि गणेश गोंडल का इसमें कोई भूमिका नहीं है। आप क्या कहेंगे? गणेश गोंडल की भूमिका नहीं है तो वो चीज बाहर दिखा दो ना। भाई वो चीज उनके घर का डीवीआर पूरा दिखाओ ना, पूरी नाइट का दिखाओ ना। कभी हम तो इतने सच्चे हैं, देख लो पूरा हमारे रात में क्या क्या हुआ, तुम लोग कैसे आए, तुमको कैसे बिठाया, वापस कैसे गए, सब दिखा दो ना। सब क्लियर हो जाएगा, वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। फिर वो रात के रास्ते वाले भी दिखा दो। भाई सब जगह कैमरे हैं तो किस लिए है? सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए ही तो है, वो छुपाने के लिए होते हैं क्या? इन्होंने उनके ग्राउंड फ्लोर में जो लगा रखा है वो छुपाने के लिए लगा रखा है। तो फिर लगाने का मतलब ही क्या है? भाई डीवीआर अगर आप किसी को बता नहीं सकते तो लगाते क्यों? क्योंकि उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि वो तो पूरा का पूरा जो डीवीआर है वो पुलिस लेके गई है। और पुलिस के पास, पुलिस बताओ ना। अगर पुलिस ले गई तो इनको कहना चाहिए, पुलिस तो इनकी है। कभी रतनलाल को पूरा बताओ, एसपी साहब आप ले गए तो बताओ इसको। भाई मेरे को ही नहीं, सबको बताओ, पूरी दुनिया को बताओ ये चीज। सबको पता चलेगा हाँ वास्तव में क्या हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। क्या मैं अगर गलत निकल जाऊं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। कुछ भी सजा जो पूरा देश देगा मैं तैयार हूं, लेकिन वो मेरे को बता दो पूरा। क्या आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को छुपाया जा रहा है, उसे रिलीज नहीं किया। अगर सीसीटीवी फुटेज आ जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑब्वियसली दूध का दूध पानी का पानी ही होगा। और उनको पता है कि ये सारी चीजें हमारी उनकी तरफ से गलती हुई है। इवन जब पीआई गोसाई घर पे आए थे तब मैंने उनको पूछा था सामने कि आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा क्या, बंगलो वाला? तो उन्होंने मेरे सामने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने कहा उसमें मारपीट हुई? तो बोले मारपीट दोनों साइड से हुई। मैंने कहा मेरे भाई ने प्रतिकार किया ही होगा, आप मुझे ये बताओ कि पहले किसने स्टार्ट किया? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये समझ लीजिए कि गणेश गोंडल की तरफ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्लियरली ये मुझे बताई ये बातें। कोई कार्यवाही? हाँ, और इट मीन्स उन्होंने देखी है सीसीटीवी फुटेज, उनको पता है और वो जानबूझ के रिलीज नहीं कर रही है। और वो रिलीज कर देंगे तो उनकी गलती बाहर आ जाएगी, ये क्लियर है। आपको लगता है कि उनकी गलती से ज्यादा किसी को बचाने की कोशिश बाहर आ जाएगी? बिल्कुल, सब सामने ही ये चीजें, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। उनका बचाना, पुलिस का उनको बचाना, पुलिस की ये जो जितनी भी चीजें हैं जो संदिग्ध हैं, वो सारी चीजें सब कुछ सामने है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, कुछ सुनने वाले नहीं है लोग बाग। क्योंकि वो है ताकतवर तो है ही वहां के,
उनके सामने कौन बोलेगा? और हम भी शायद वहां के होते तो हम भी नहीं बोल पाते, वो कुछ उल्टा केस कर देते या हमें किसी न किसी चीज में फंसा देते। हम प्रवासी है तो हम इतना बोल पा रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। मैं मेरे भाई के न्याय के लिए, मेरे पापा न्याय के लिए लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। और यही हम गोंडल में होते तो नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, गोंडल अब जाना है या नहीं जाना है? खूबी बहन, ऐसा है कि गोंडल जाने का, देखो ऐसी हालत में जैसे मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे सामने मारपीट की, न्याय के लिए मैं इतना भटक रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मेरे को क्या लेना गोंडल जाकर? इतने हथियारों के बीच में क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, और सुरक्षा का क्या है? अभी आपने रविवार की घटना देखी थी, है? जो किस तरह से मतलब जो इन्होंने जो मतलब हायर किए हुए लोगों को झंडे दे रखे थे, हैं? और कैसे टूट पड़ रहे थे। वो कोई प्रजातंत्र के अंदर विरोध का तरीका है क्या? काले झंडे करने का है, लेकिन साइड में रोड पे खड़े रहे शांति से, हैं? इस तरह टूट पे पड़े क्या? गाड़ियों को तोड़ दी, हैं? मतलब, और उनकी भी क्या गलती थी? वो तो खाली गोंडल भ्रमण करने के लिए आए थे, और वो तो उनके उस गणेश जाडेजा के कहने से ही आए थे। माँ के दूध का चैलेंज किया था उसने, हैं? और अपने देश में तो आप जानते हो गोपी बहन, माँ के दूध की क्या होती है। माँ का दूध को तो कोई मतलब ये सहन भी नहीं कर सकता उसके माँ के दूध को कोई चैलेंज करे, हैं? तो ये तो उन्होंने स्वाभिमान से वो आए थे, और फिर उनका क्या हाल हुआ। और अब मेरे ऐसी स्थिति में जाऊं, मेरी क्या है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है? और वो पुलिस जहां उनकी है, पूरा का पूरा राज उनका है, सरकार उनकी है, क्या हर जगह वो उनके ही लोग हैं, तो वो मैं क्या, मेरे को क्या रहने देंगे? आप भी समझ लो, है? और पुलिस तो मतलब पहले दिन से उसी को बचाने लग गई, और अब जैसे ये बात बाहर आ गई तो पुलिस खुद बचने की कोशिश करने लग गई। अब पुलिस भी इसमें फंस गई, क्या इन्वॉल्व हो गई। अब पुलिस सोचेगा बताऊं तो कैसे बताऊं? नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, एसपी साहब करो ना, इतनी बात हो रही है बाहर, तो वो खुद बताओ ना, कभी ये देखो पूरे सीसीटीवी देख लो, ये बच्चा यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, है? वो सब बता दो ना। कभी ये गाड़ी को पकड़ी तो कैसे पकड़ी, गाड़ी में बैठे वाले लोग थे एक्सीडेंट में तो उनको भी उनके स्टेटमेंट दिखा दो, वो सब चीजें बताओ ना। वो स्कॉर्पियो 2 गाड़ी थी एक्सीडेंट साइड पे, तरगड़िया ब्रिज पे, वो किसकी थी, है? वो उनके फोटो किसके पास थे, वो कहाँ से आए, हैं? ये सब चीजें पता करो ना। आपको लगता है कि गीताबा जाडेजा खुद विधायक है, उनको खुद सामने आना चाहिए और लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर उनका बेटा इन्वॉल्व नहीं है तो ये सीसीटीवी फुटेज है, और अगर इन्वॉल्व है तो उनको खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए। हाँ, बाहर आकर के अगर उनके बेटे के ऊपर इतने बड़े जो मतलब सब लोग देख रहे हैं कि उनके बेटे ने क्या किया, तो उनको तो खुद आगे होकर बताना चाहिए। कभी वो एमएलए है, जिम्मेदार पद पे हैं, और उसके बेटे के ऊपर इस तरह की बातें हो रही है, ये बातें क्या वो हत्यारा बता रहे हैं, तो वो सही साबित कर दो ना भाई। वो खुद सरकार में सीबीआई की जांच की मांग करो। कभी हमारे साथ इतनी बड़ी बात हो रही है, सीबीआई की जांच तो मेरे को क्या, उनको करनी चाहिए, है? उनको करनी चाहिए। कभी हम अगर दोषी हो तो देख लो, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, सीसीटीवी फुटेज उनको देना चाहिए, है? तो इसमें इतनी कहाँ बात है, इतना कहने की कहाँ जरूरत पड़ रही है भाई? अगर सच्चे आदमी है, सच्चाई है, सांच को कहाँ आँच है? तो वो तो अपने आप ही नजर आ जाएगा भाई। मेरे को इतना बोलने की कहाँ जरूरत है, सवाल दुनिया को खड़ा करने की कहाँ जरूरत है? जवाब तो सब अगर उनके ही पास है, सब जवाब उनके पास है, तो इतना करने की कहाँ जरूरत आ रही? બિલકુલ ન્યાય માટે સતત તેઓ ફરી રહ્યા છે અને હવે હાઈકોર્ટમાં ગયા છે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે એમને ન્યાય જોઈએ છે અને એમનો દીકરો રાજકુમાર જાટ કે જેનો કોઈ જ વાંક ગુનો નહોતો અને છતાં પણ તેનું મૃત્યુ થયું, એટલે કાં તો એની હત્યા થઈ છે, કાં તો પછી બસ એક્સિડન્ટ થયો છે, એ જે સસ્પેન્સ ઊભું થયેલું છે એ સસ્પેન્સ એમને જાણવું છે કે એવું તો શું થયું રાજકુમાર જાટ સાથે કે એનું મૃત્યુ થઈ ગયું। અને જો આ આખા મામલામાં ગણેશ ગોંડલ ઇન્વોલ્વ નથી તો પછી ગીતાબા જાડેજા સામેથી ચાલીને કેમ સીબીઆઈ ઇન્વેસ્ટિગેશનની માંગ નથી કરતા? કેમ પોલીસને એમ નથી કહેતા કે ગણેશ ગોંડલ જો આમાં ઇન્વોલ્વ નથી તો આનું દરેક વસ્તુનું ઇન્વેસ્ટિગેશન થવું જોઈએ? સવાલ અહીંયા ઊભા થઈ રહ્યા છે। ગીતાબા, તમને પણ સવાલ અમે કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે તમે જનતાના પ્રતિનિધિ છો, એ જનતાના પ્રતિનિધિ છો જે જનતાએ તમને વોટ આપ્યો છે। આ રતનલાલ જાટે વોટ આપેલો છે તમને, અને માટે તમે આજે ધારાસભ્ય છો। હવે એમના દીકરાને ન્યાય અપાવવાની જવાબદારી પણ જે છે એ જનતાના પ્રતિનિધિ તરીકે તમારી આવે છે, પણ આરોપ તમારા પોતાના દીકરા ઉપર જ લાગી રહ્યો છે। આપ શું માનો છો? મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી લખીને જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને
લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.